नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड जो है वो अपने पड़ाव पर है। दिसंबर महीना है तो नो डाउट अब ठंड बढ़ेगी ही। और ये जो हिली एरिया है, चूँकि पंजाब के सराउंडिंग जो है वो हिली एरिया शिमला पड़ता है, इधर मसूरी उत्तराखंड पड़ता है, तो यहाँ पे हिमाचल लगता है, तो ठंड जो है वो बढ़ती है। तो ठंड को एंजॉय करिए, क्योंकि वेदर है ये चेंजेस हमेशा लेकर आता है। समर, विंटर, स्प्रिंग, रेनी सीजन सारे चलते रहते हैं, तो एंजॉय करिए वेदर को। मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। और आज की जो वारदात, दोस्तों आज की जो वारदात है ना, जब वारदात की वजह सुनेंगे तो आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे कि वजह ऐसी होती है। और हकीकत बात बताऊं कि जिसने कत्ल की प्लानिंग करी, जिसने कत्ल करने के लिए कहा, खुद उसी का कत्ल हो गया, खुद वही इस दुनिया से विदा हो गया। क्या है पूरी कहानी, किसका कत्ल हुआ, किसने कत्ल किया, कत्ल क्यों किया, इन सब की वजह हम जानेंगे सिलसिलेवार। जुड़े रहिए वारदात में। वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात के बारे में या चैनल के बारे में आपकी कोई भी राय है तो बेझिझक आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना लेते हुए हम वारदात शुरू करते हैं। और दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेरा मकसद बताना नहीं, बचाना भी है, क्योंकि हकीकत ये है कि क्राइम हो चुका है। आप क्राइम को बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, क्राइम से हम सीख जरूर ले सकते हैं। क्या क्या सबक ले सकते हैं ये जरूरी है जानना। और फिर एक बात, हकीकत यही है कि मेरे, आपके और क्राइम के बीच में फासला सिर्फ इतना है कि हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सावधान हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की जो वारदात है, ये वारदात है 16 मार्च 2022 की। 16 मार्च 2022 को राजस्थान में दिल्ली के पास एक जगह है अलवर जिला। अलवर जिला में एक गांव लगता है, भिवाड़ी गांव। वहां पे एक जगह पे एक पॉलीथीन में कुछ पड़ा होता है, और चूंकि देखने से ही ऐसा लग रहा था, ब्लैक कलर की पॉलीथीन थी, तो उसमें ऐसे लग रहा था जैसे किसी की डेड बॉडी पड़ी हो। देखने से ही वैसे मतलब लग रहा था। आसपास वाले जो गुजरे उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्हें कुछ अजीब लगा, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन फोन किया। पुलिस जो है वो मौका वारदात पर आती है, और मौका वारदात पर आने के बाद जब मुआयना करती है, अभी पैकेट खुला भी नहीं था, तो उनको देखते ही समझ में आ गया कि इसमें जो है वो किसी की लाश है। चूंकि बदबू भी आने लग गई थी, उससे भी पता चल रहा था, और जिस हिसाब से वो लिफाफा था, ब्लैक कलर की पॉलीथीन थी, उस हिसाब से पता चल रहा था कि इसमें किसी की डेड बॉडी। जब वो लिफाफा खोला गया तो उसमें एक लड़की की डेड बॉडी थी। जब वो निकाला गया तो लड़की बहुत ही सुंदर। अब देख के ये भी लग रहा था कि ये किसी नीचे तबके की, मतलब ये किसी गरीब घर की बच्ची नहीं है, ये किसी मिडिल क्लास फैमिली की और अच्छे घर की लड़की है। ये चीज देखने से पता चल रही थी, उसके पहनावे से, हर एक चीज से। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, बॉडी को जो है वो अपने कब्जे में लेते हैं, और इसके बाद आसपास वालों से पूछताछ करते हैं। अब जब आसपास वालों से पूछताछ की जाती है, तो कोई उसको नहीं पहचानता। इसके बाद पुलिस जो है उसकी फोटो लेती है, और फोटो जो है सबसे पहले तो वो पुलिस थानों में भिजवा देती है। आसपास जितने भी पुलिस थाने होते हैं उनमें भिजवा देती है, और इसके साथ ही न्यूज़पेपर में भी उसकी फोटो जो है वो निकलवा दी जाती है, कि ताकि अगर आसपास की किसी गांव की या किसी शहर की लड़की हो तो एटलीस्ट पता चल सके। लेकिन नतीजा जीरो, कोई भी उस लड़की को नहीं जानता और कोई भी आगे नहीं आता। न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ निकलाई वो भी जीरो, हर एक तरफ से रिजल्ट जो है वो जीरो आ रहा था। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो सकता है। उसके बाद उनके दिमाग में एक चीज आती है कि अगर आसपास कहीं से भी ये नहीं पता चल पा रहा है कि लड़की कौन है, तो फिर कोशिश ये की जाए कि अगर ये लड़की बाहर से आई है तो फिर या तो ये किसी होटल में रुकी होगी, कोई ना कोई तो जानता होगा। तो पुलिस क्या करती है अब यहाँ पे कि जो होटल और रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, ये वहां पर पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, पूछताछ जारी रखती है। तो एक होटल में एक शख्स होता है, एक वेटर होता है, वो बताता है कि सर कुछ दिन पहले, जिस दिन की आप बात बता रहे हैं 16 मार्च की, उससे 1-2 दिन पहले ही दिल्ली नंबर गाड़ी है जो यहाँ पर घूम रही थी, और उन लोगों ने इस होटल में खाना भी खाया था। जब पुलिस ये बात सुनती है तो उनके दिमाग में एक चीज आती है कि ये जो दिल्ली नंबर है कहीं ना कहीं इस कत्ल से कनेक्टेड हो सकता है। अब उसके बाद
पुलिस जो है इस इन्वेस्टिगेशन को दिल्ली की तरफ रुख करती है। 3 टीमें बनाई जाती हैं। एक दिल्ली की तरफ अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो मूव करती है। दिल्ली पुलिस से कॉन्टेक्ट किया जाता है, उनको सारी डिटेल बताई जाती है। जब सारी डिटेल बताई जाती है तो गांधीनगर पुलिस इस बात की पुष्टि करती है कि हमारे यहाँ पर एक लड़की है जो मिसिंग है। क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद लाश को जो है वो 48 घंटे तक तो अपने पास रखती है, क्योंकि ये कानून है कि पुलिस जो है वो डेड बॉडी को 48 घंटे तक अपने पास रख सकती है, लेकिन उसके बाद उसको पोस्टमार्टम करवा के और आगे की कार्रवाई करनी होगी। पुलिस क्या करती है कि अब पोस्टमार्टम के लिए 48 घंटे बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लड़की का जो है वो गला दबाकर हत्या की गई है, और इसके साथ ही उसकी जो एज पता लगती है या 28 से 30 के बीच में पता लगती है। अब जो गांधीनगर की पुलिस है वो एक बात बताती है कि हाँ, हमारे यहाँ पर एक मिसिंग कंप्लेन आई थी जिसमें से एक लड़की है जो 28 से 30 और 28 या 29 साल की उसकी एज है, और वो हमारे इलाके से गायब है और लगभग 14 मार्च से गायब है। तो जब पुलिस को ये बात पता लगती है, राजस्थान पुलिस को, तो उनको कहीं ना कहीं ये जो केस है ये सॉल्व होता सा नजर आता है। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो आपके पास रिपोर्ट आई है, जो आपके पास कंप्लेन आई है, कंप्लेन के साथ फोटो होगी, आप फोटो भेजिए। जब गांधीनगर पुलिस फोटो भेजती है तो फोटो जो है वो मेल खा जाती है। तो इससे पता लग जाता है कि जो लड़की गायब हुई है प्रियंका, ये वही लड़की है जो अलवर जिले में मिली थी, डेड बॉडी जिसकी मिली थी। अब पुलिस जो है वो पुलिस दिल्ली की तरफ जो टीम है वो दिल्ली मूव करती है और दिल्ली में प्रियंका के घर वालों से पूछताछ करती है। तो प्रियंका के घर वाले बताते हैं कि जो प्रियंका है वो प्रियंका अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है और वो ट्यूशन पढ़ाती थी। इसके बाद वो बताते हैं कि ट्यूशन जो है वो होम ट्यूशन देती थी। कपिल गुप्ता करके व्यापारी हैं और कपिल गुप्ता के घर में होम ट्यूशन देती थी। आगे फिर घर वाले बताते हैं कि लगभग 9 साल हो चुके हैं, 9 साल से वो कपिल गुप्ता के घर पे होम ट्यूशन दे रही थी और बाकी वो अपने घर पर बच्चों को पढ़ाती थी। जब ये चीज़ पुलिस वालों को पता लगती है तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि कपिल गुप्ता के घर में और कौन कौन है। इधर दूसरी तरफ जो दूसरी टीम थी, वो दूसरी टीम जब उनको ये पता चलता है कि हाँ, दिल्ली की गांधीनगर की लड़की है जो मिसिंग है, तो वो अपनी दूसरी साइड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। वो जितने भी दिल्ली से लेके अलवर तक जितने भी टोल नाके पड़ते हैं, उनके जो सीसीटीवी हैं उसमें वो खंगालते हैं। तो उसमें जो कार सामने आती है वो एक दिल्ली नंबर आता है, और जब दिल्ली नंबर सामने आता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया जाता है तो रजिस्टर्ड जो थी वो सुनैना के नाम से रजिस्टर्ड थी वो गाड़ी। अब इधर पुलिस जो है वो पुलिस पूछती है कि कपिल गुप्ता के घर में कौन कौन है। तो उसके घर वाले बताते हैं कि कपिल गुप्ता के घर में उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ है और कपिल गुप्ता खुद हैं। तो कहते हैं उनकी वाइफ का नाम क्या है, तो कहते हैं सुनैना। जब वो सुनैना कहते हैं तो फिर पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ये गुत्थी जो है वो सुलझती सी नजर आ जाती, क्योंकि जो कार है वो कार भी सुनैना के नाम से रजिस्टर्ड थी और यहाँ पर जो कपिल गुप्ता की वाइफ है वो भी सुनैना होती है। अब इसके बाद पुलिस को लगता है कि उन्होंने जो केस वो है, जो उन्होंने कत्ल की गुत्थी है वो ऑलमोस्ट सुलझा ली है। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। अब वो क्या करते हैं, अब पुलिस क्या करती है, पुलिस कपिल और सुनैना को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। शुरुआती दौर पर जब कपिल और सुनैना से पूछताछ की जाती है तो कपिल और सुनैना जो है वो बिल्कुल ही मुकर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इसके बाद जब पुलिस सख्ती अपनाती है और जब वो कार की फुटेज दिखाती है, सारी चीज़ें वो जब मैच करवाती है, यहाँ पर कपिल का नंबर ले लिया जाता है, कपिल के नंबर की लोकेशन जब मैच कर हो जाती है, तो जब सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं तो फिर उसके बाद ना तो कपिल के पास अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नजर आता है, ना ही सुनैना को, और वो अपना जो जुर्म है वो स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये तो पता लग गया कि प्रियंका का जो मर्डर है वो कपिल और सुनैना ने किया है। कैसे किया, क्यों किया, किसने किया, ये सारी चीज़ें जो हैं पुलिस जानना चाहती थी। तब पुलिस फिर कपिल और सुनैना से पूछती है, आखिर तुमने प्रियंका का कत्ल क्यों किया, क्योंकि प्रियंका तो तुम्हारे घर में ट्यूशन दे रही थी। इसके बाद कपिल ने बताना शुरू किया। कपिल कहता है कि लगभग 9 साल से प्रियंका हमारे घर में ट्यूशन देना शुरू किया था, बच्चों को ट्यूशन देती थी। बच्चे भी प्रियंका के साथ काफ़ी घुले मिले थे। 2 साल ही हुए थे ट्यूशन देते देते कि कपिल और प्रियंका के बीच में
प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और उनके बीच में नाजायज संबंध स्थापित हो जाते हैं। चूंकि प्रियंका जो है वो देखने में बेहद खूबसूरत थी तो उसको अपनी खूबसूरती पर नाज भी था। और यहाँ पर कपिल जो है, कपिल भी अच्छा बिजनेसमैन था, अच्छी खासी अर्निंग थी उसकी, तो वो भी प्रियंका पर अच्छे खासे पैसे जो है वो लुटाता है। इन 7 सालों में, जिन 7 सालों में प्रियंका और कपिल का अफेयर चल रहा था, कपिल ने लगभग 40 लाख रुपए प्रियंका पर इन्वेस्ट किए थे, प्रियंका पर खर्च किए थे। और इसके साथ ही प्रियंका जो है अपनी ब्यूटी मेंटेन करने के लिए हर महीने लगभग 20,000 रुपये ब्यूटी मेंटेन करने में खर्च करती थी। और ये सारी जो खर्चा है ये कपिल वेयर करता था। सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसके बाद प्रियंका के दिमाग में एक जिद आ जाती है। वो कहती है कि अब उसने कपिल से शादी करनी है और वो कपिल से शादी के लिए फोर्स करने लग जाती है। क्योंकि कपिल की वाइफ खुद ही बहुत सुंदर थी तो वो प्रियंका को जो है, प्रियंका को एक जेलस होता था और हमेशा वो कोशिश करती थी कि वो सुनैना से खूबसूरत दिखे। और इसके लिए वो हमेशा ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या सैलून में जाना, सैलून में ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना। इसके बाद वो कपिल को फोर्स करने लग जाती है। कपिल उसको मना करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके बच्चे भी हैं। प्रियंका कपिल को कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुनैना को सब कुछ बता दूंगी और इसके एवज में या तो तुम मुझसे शादी करो, अदरवाइज मुझे 50 लाख रुपए चाहिए तुमसे। अब जब इन सब चीजों को सुनता है तो कपिल कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसके बाद प्रियंका फिर एक डिमांड रखती है कि अब तुम एक काम करो, जब तक सुनैना जिंदा रहेगी तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, इसलिए बेटर है कि तुम सुनैना को मार दो और उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लो। कपिल फिर एक बार परेशान हो जाता है। अब इस बार वो इतना परेशान होता है कि उसके दिमाग में समझ नहीं आता। अब जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो वो फिर अपनी वाइफ सुनैना से ये सारी चीजें डिस्कस करता है और सुनैना के साथ साथ जो नौकर होता है उसके साथ भी डिस्कस करता है। और इसके बाद एक चीज डिसाइड होती है कि जिस प्रियंका ने सुनैना के कत्ल की सजेशन दिया था, अब ये लोग सब मिलकर, सुनैना, कपिल और नौकर मिलकर खुद प्रियंका के मर्डर की प्लानिंग करने लग जाते हैं। प्लान होता है और अब प्लान को जो है अंजाम देने का समय आ जाता है। और बात आती है 14 मार्च 2022 की। 14 मार्च 2022 को कपिल जो है प्रियंका को कॉल करता है। कॉल करके उसको कहता है कि तुम एक काम करो, तुम एटीएम से कैश निकलवाने के बहाने आओ, मुझसे मिलो, मुझे कुछ काम है तुमसे। प्रियंका जो है घर पे बोल के आती है कि मैं एटीएम से कैश जो है वो विड्रॉल करवा के आती हूँ। और इसके बाद वो आती है और कपिल की कार में बैठ जाती है। अब ये लोग घूमने के बहाने, बात करने के बहाने आगे निकल जाते हैं और निकल जाते हैं राजस्थान की तरफ। जब अलवर शहर के आसपास पहुंचते हैं तो वहां पर एक सुनसान सी जगह देखकर, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी जो कपिल के 2 नौकर हैं, किशोर यादव और सचिन देओल, ये दोनों ऑलरेडी बैठे हुए थे पीछे वाली सीट में। ये दोनों प्रियंका का गला दबा देते हैं और गला तब तक दबाते रहते हैं जब तक कि प्रियंका की मौत नहीं हो जाती। और वहीं दूसरी तरफ वो गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाते हैं, भजन चलाते हैं, ताकि तेज आवाज में जो प्रियंका की चीख है वो किसी को सुनाई नहीं देगी। और इसके अलावा क्योंकि भजन चल रहा है तो भजन में जल्दी से किसी को डाउट नहीं होगा। प्रियंका की मौत हो जाती है। इसके बाद ये प्रियंका की लाश को डिग्गी में डालते हैं और उसके बाद गाड़ी को वहीं घुमाते रहते हैं। और इसके साथ ही गाड़ी तब तक घूमती रहती है जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता। 7 बजे के समथिंग जब अंधेरा होने लग जाता है तो उसके बाद ये लोग एक जगह पहुंचते हैं, करतारपुर थाना था। करतारपुर थाने के पास ही एक पुल बना होता है, पुल के नीचे ये उस लाश को डंप कर देते हैं, जो कि लिफाफे में ऑलरेडी लपेट चुके थे उसको। और इसके बाद प्रियंका की लाश को पुल के नीचे फेंक देते हैं। और इसके बाद ये वहां घूमते रहते हैं और एक होटल में तीनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये वापस दिल्ली आ जाते हैं। और इनको यही लगा था कि इतने दूर चूंकि हमने लाश को डंप किया है तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन है और इसकी मौत कैसे हुई। लेकिन चूंकि पुलिस की सूझबूझ थी, राजस्थान पुलिस की, नो डाउट, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत समझदारी से इस केस को ना ही सॉल्व किया बल्कि कातिलों तक भी पहुंची। और इसके बाद पुलिस किशोर यादव और सचिन देओल दोनों को गिरफ्तार करती है और इसके बाद चारों को पुलिस हिरासत में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी वारदात, कैसे एक नाजायज संबंध प्यार से शुरू होता है और कत्ल पर खत्म होता है। हकीकत यह है कि हम किसी और का घर उजाड़ कर कभी खुद का घर नहीं बसा सकते। इसलिए बेटर है कि ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, बेटर होता है कि ऑप्शन दूसरे लिए जाएं तो ज़्यादा सही होता है।
एक क्षण भर की खुशी के लिए और एक अपनी जिद के लिए जिंदगी दांव पर लगा देना कहीं की समझदारी नहीं होती। लेकिन होता यही है कि जब दिमाग में शैतान घर कर जाता है तो इंसानियत कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाती है, और जैसा कि इस केस में हुआ। तो दोस्तों, आपकी वारदात के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।